थैंक यू। तो जो दूसरा इंसिडेंट था, वॉरेन हेस्टिंग्स का दूसरा दोषपूर्ण निर्णय था रोहिलों के दमन में सहायक होना। रोहिलखंड का जो इलाका है वो मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश में बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर, इसके आसपास का जो एरिया है वो रोहिलखंड का इलाका था उस समय। और ये करीब 12,000 स्क्वायर मील इसका एरिया था, क्षेत्रफल इसका 12,000 स्क्वायर मील था। काफी फर्टाइल लैंड था ये। और अगर आप देखें तो इसके नॉर्थ में हिमालय था और नॉर्थ ईस्ट में इसके अवध था। साउथ ईस्ट में अवध था और इसके नॉर्थ में हिमालय था। तो बीच में ये रोहिलखंड का क्षेत्र है, आपके मैप में शो कर रहा होगा उधर स्क्रीन पे। तो रोहिलखंड के इलाके में रोहिला जो थे ये मेनली ये अफगान ट्राइब थे और 18वीं शताब्दी के मध्य में इन्होंने यहाँ पर रोहिलखंड की स्थापना की थी, एक नए राज्य की स्थापना की थी। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली मराठों को हरा देता है, इस युद्ध में रोहिलों ने मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। और इसी कारण मराठे जो थे वो रोहिलों से नाराज थे। और इनका जो लीडर था उस समय, उसका नाम था हाफिज रहमत खान। करीब 40,000 की रोहिलों की सेना थी और इनका लीडर जो था वो हाफिज रहमत खान था। मैंने बताया कि मराठों के विरुद्ध इन्होंने अहमद शाह अब्दाली की तृतीय पानीपत के युद्ध में सहायता की थी और इसी कारण मराठा इनसे नाराज थे और 1772 में मराठों ने रोहिलखंड पर आक्रमण किया और इनके क्षेत्रों में लूटपाट किया। अवध का जो नवाब था शुजा-उद-दौला, ये भी मराठों से भयभीत था क्योंकि रोहिलखंड के बाद जो है इसी की टेरिटरी थी। तो अगर रोहिलखंड पर मराठों का आधिपत्य हो जाएगा तो नेक्स्ट जो हमला होगा वो अवध पे होगा। और इसी तरह अगर देखें तो ब्रिटिशर्स हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, उनका क्षेत्र था। तो रोहिलखंड के बाद अवध का और अवध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अटैक, मराठा इन्वेजन हो सकता था। तो इस वजह से अवध का नवाब जो है शुजा-उद-दौला और दूसरी तरफ हेस्टिंग्स जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, ये लोग भी मराठा इन्वेजन से भयभीत थे उस टाइम 1772 में जब मराठों ने रोहिलखंड पर आक्रमण किया था। तो इस वजह से 17 जून 1772 को एक ट्रीटी होती है शुजा-उद-दौला जो कि अवध का नवाब वजीर है और हाफिज रहमत खान जो कि रोहिलों का सरदार था। तो हाफिज रहमत खान शुजा-उद-दौला के बीच 17 जून 1772 को एक संधि होती है, एक ट्रीटी होती है। और इस ट्रीटी में अंग्रेज सेनापति सर रॉबर्ट बार्कर, जो कि अवध में, जो मैंने बताया था कि इलाहाबाद की संधि के द्वारा एक क्लॉज ये था कि अवध की सीमा पर अंग्रेज सेना तैनात रहेगी और कभी भी अवध के नवाब को अगर सैनिक सहायता की आवश्यकता होगी तो अंग्रेज सेना उसकी मदद करेगी और इसके बदले जो भी खर्चा होगा, अंग्रेजी सेना का जो भी खर्चा होगा वो अवध के नवाब को देना होगा। तो एनुअल पेमेंट के बदले में एक सेना हमेशा अवध की टेरिटरीज के सीमा पर तैनात रहती थी। और उस टाइम वहां का सेनापति था सर रॉबर्ट बार्कर, कमांडर था वहां का ब्रिटिश ट्रूप्स का। तो ये जो संधि 17 जून 1772 को नवाब वजीर और हाफिज रहमत खान के बीच होती है, इस संधि में सर रॉबर्ट बार्कर भी एक विटनेस के रूप में हस्ताक्षर करता है। और इस संधि के द्वारा यह तय हुआ कि अगर मराठा रोहिलखंड पर दोबारा अगर कभी आक्रमण करेंगे तो अवध का नवाब रोहिलों को सैनिक सहायता देगा। इस सहायता के लिए रोहिले अवध के नवाब को 40 लाख रुपए देने का वादा करते हैं।
रोहेलों की तरफ से हाफिज रहमत खान और जबीता खान ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, और मैंने बताया कि सर रॉबर्ट बार्कर जो हैं ये एक विटनेस के रूप में इस सेटलमेंट पर, इस संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। इस संधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लॉज ये था, एक मुख्य धारा यह थी कि नवाब को यह धनराशि उस समय दी जाएगी, जो 40 लाख रुपए देने का जो वादा किया था रोहेलों ने, ये राशि नवाब को तब दी जाएगी जब वह किसी भी प्रकार से, चाहे वो युद्ध हो या समझौते के द्वारा, रोहिलखंड से मराठों को खदेड़ देगा। Rohilas promised to pay to the Nawab an amount of 40 lakh rupees whenever he would make Marathas retire from Rohilkhand, either by peace or war. ये एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म था, ईदर बाय पीस और वॉर, यानी या तो युद्ध द्वारा या समझौते द्वारा मराठों को अगर वो रोहिलखंड से खदेड़ देगा तो उसके बदले रोहिला 40 लाख रुपए देने का वादा करते हैं। इसी टाइम आप इसी के पैरेलल आप देखिए कि क्या क्या इवेंट्स हो रहे थे उस टाइम। 1761 में मैंने बताया कि तृतीय पानीपत युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली मराठों को हरा देता है। लेकिन 1771 तक आते आते मराठा फिर से उत्तर भारत में स्ट्रांग हो चुके थे। इस टाइम तक आते आते मराठा उत्तर भारत में फिर से स्ट्रांग हो चुके थे, और फरवरी 1771 में मराठों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। इलाहाबाद की संधि मैंने बताई थी, और इलाहाबाद की संधि के द्वारा जो मुगल शासक, इस टाइम शाह आलम द्वितीय था मुगल शासक, तो वो इस टाइम इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्रों में रह रहा था। इलाहाबाद और करा के क्षेत्र अवध के नवाब से इलाहाबाद की संधि के द्वारा ले लिए गए थे, और ये क्षेत्र जो है ब्रिटिशर्स को, सॉरी, शाह आलम को दे दिया गया था, और इसी क्षेत्र में वो अभी रह रहा था। तो जब दिल्ली पर फरवरी 1771 में मराठा कब्जा कर लेते हैं, तो मराठा शाह आलम द्वितीय से कहते हैं कि आप दिल्ली में आ जाइए और दिल्ली से आप वापस शासन करिए, हमारे प्रोटेक्शन में आप रहेंगे। तो मराठों के इन्फ्लुएंस में आकर एम्परर शाह आलम दिल्ली चला जाता है, और दिल्ली में मराठा प्रोटेक्शन में वो रहने लगता है। तो इस बात से जो अंग्रेज थे वो नाराज थे एम्परर शाह आलम से। इलाहाबाद की संधि में मैंने बताया था कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जो था वो एम्परर शाह आलम ने अंग्रेजों को दे दिया था, और इसके बदले में अंग्रेज उसे 26 लाख रुपए की पेंशन सालाना देते थे। तो जब इलाहाबाद और करा के क्षेत्र से एम्परर शाह आलम दिल्ली चला गया और मराठा प्रोटेक्शन में रहने लगा, तो ये जो 26 लाख रुपए पेंशन, वार्षिक पेंशन जो उसे मिल रही थी अंग्रेजों के द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे देना बंद कर दिया। दूसरा काम उसने ये किया कि अब जब दिल्ली में एम्परर शाह आलम चला गया था, तो उसने प्रसन्न होकर मराठों को इलाहाबाद और कड़ा वाला जो क्षेत्र उसके अधिकार में था वो उसने मराठों को दे दिया था। लेकिन चूंकि अंग्रेज अब इस टाइम तक उससे नाराज हो चुके थे, 26 लाख रुपए का जो वार्षिक पेंशन उसे दे रहे थे वो भी देना बंद कर दिया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र जो अंग्रेजों ने दिया था नवाब से लेकर, नवाब शुजाउद्दौला से लेकर शाह आलम को जो अंग्रेजों ने दिया था, अब उस पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया, इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र। और सितंबर 1773 में, सितंबर 1773 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला और हेस्टिंग्स के बीच एक संधि होती है बनारस में, जिसे बनारस की संधि कहा जाता है। इस संधि के दो शर्तें थी। एक शर्त ये थी कि जो इलाहाबाद और कड़ा का प्रदेश इससे पहले जो उन्होंने शाह आलम को दिया था, अवध के नवाब से ही लेके शाह आलम को जो दिया था, वो प्रदेश वापस वॉरेन हेस्टिंग्स ने अवध के नवाब को दे दिया। अवध के नवाब ने इन प्रदेशों के बदले 50 लाख रुपए कंपनी को दिए, 30 लाख रुपए उसने
इमीडिएटली दिया, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट था 20 लाख, उसने कहा कि इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको मैं दे दूंगा, और उसने दिया भी था बाद में। तो एक क्लॉज तो ये था, और एक सीक्रेट क्लॉज उसी संधि में, एक सीक्रेट क्लॉज और था बनारस की संधि में। ये क्लॉज ये था कि अगर अवध का नवाब शुजाउद्दौला रुहेलखंड पर आक्रमण करेगा तो अंग्रेज उसको सैनिक सहायता देंगे, और इस सैनिक सहायता के बदले में अवध का नवाब उन्हें 40 लाख रुपए देगा। तो ये एक सीक्रेट क्लॉज था बनारस की संधि में। तो दो चीजें हम लोगों ने पैरेलली देखी थी। एक मैंने देखा कि 17 जून 1772 को मैंने बताया कि एक ट्रीटी होती है नवाब वजीर और हाफिज रहमत खान के बीच सर रॉबर्ट बार्कर के प्रेजेंस में, जिसमें ये तय हुआ था कि अगर अवध का नवाब अगर सैनिक सहायता देगा, अगर मराठा रुहेलखंड पर आक्रमण करते हैं, तो इसके बदले में नवाब रोहेलों को सैनिक सहायता देगा, और इस सैनिक सहायता के बदले 40 लाख रुपए देगा। और इसी में ये कहा गया था कि भले ही युद्ध या समझौते के द्वारा अगर किसी भी प्रकार से अवध का नवाब रुहेलखंड से मराठों को अगर खदेड़ देता है तो यह धनराशि उसे मिलेगी। तो 1773 में एक बार फिर से मराठा रुहेलखंड पर आक्रमण करते हैं, और रामघाट एक क्षेत्र है, रामघाट गंगा नदी के किनारे, वहां पर मराठा अपना डेरा जमाते हैं। तो 17 जून 1772 की ट्रीटी के अनुसार रोहेले नवाब से सैनिक सहायता मांगते हैं, और नवाब की सेना और अंग्रेजी सेना ये दोनों रामघाट में गंगा नदी के दूसरे किनारे ये लोग आ जाते हैं सैनिक सहायता देने के लिए रोहेलों को। जैसे ही मराठा देखते हैं कि रुहेला और अवध की सेना और अंग्रेज सेना, ये त्रिगुट सेना रोहेलखंड में डेरा जमाई हुई है, तो मराठा इन्वेजन नहीं करते हैं, आक्रमण नहीं करते हैं, और वापस चले जाते हैं। तो अब नवाब वजीर ने 40 लाख रुपए की मांग की। 1773 का ये घटनाक्रम है। तो नवाब वजीर ने 40 लाख रुपए की मांग की। उसने कहा कि संधि में यह साफ साफ कहा गया था कि अगर अवध का नवाब किसी भी प्रकार से, चाहे वो युद्ध हो या समझौते के द्वारा, अगर रोहिलखंड से मराठों को खदेड़ देगा तो उसे वो 40 लाख रुपए देंगे। ईदर बाय पीस या वॉर, अगर मराठास को रोहिलखंड से वो हटाने में सक्षम होता है तो 40 लाख रुपए नवाब की सेना को दिया जाएगा, नवाब वजीर को दिया जाएगा। तो उसने उस 40 लाख रुपए की मांग की। हाफिज रहमत खान ने पैसा देने से मना कर दिया, और उसने ये कहा कि मराठा आक्रमण तो हुआ ही नहीं था, मराठा तो केवल रोहिलखंड की सीमा पर आते हैं, और जैसे ही वो सीमा पर आकर देखते हैं कि अवध की सेना और रोहिला सेना वहां पर तैनात है, तो वो बॉर्डर से ही वापस चले जाते हैं और आक्रमण नहीं करते हैं। तो जब आक्रमण ही नहीं हुआ तो 40 लाख रुपए क्यों दूं मैं? तो उसने हाफिज रहमत खान ने पैसा देने से मना कर दिया। अवध का नवाब शुजाउद्दौला कह रहा था कि संधि में तो ये साफ तौर पर कहा गया था कि भले ही समझौते द्वारा या युद्ध द्वारा जैसे भी मराठा सेना अगर वापस जाती उसे पैसा देना होगा, और चूंकि अवध की सेना रोहिलखंड के बॉर्डर पर तैनात हुई थी, तो जो भी खर्चा अवध की सेना को वहां तैनात करने के लिए लगा, उसके बदले में 40 लाख रुपए की मांग जो वो कर रहा है वो जस्टिफाइड है, वो एक तरह से सही है। और अगर अवध की सेना रोहिलखंड की सीमा पर तैनात नहीं होती तो मराठा फिर वापस थोड़ी जाते, वो तो आक्रमण करते ही रोहिलखंड पे। चूंकि वहां सेना तैनात थी इसी वजह से वो वापस गए। तो 40 लाख रुपए की जो वो डिमांड कर रहा है वो सही है। हालांकि हाफिज रहमत खान पैसा नहीं देता है। तो ये 1773 के आरंभ का ये घटनाक्रम था। और दूसरी तरफ मैंने बताया कि सितंबर 1773 में बनारस की संधि होती है, और बनारस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र अवध के नवाब को दे दिया था। और उसी में एक सीक्रेट क्लॉज ये भी था कि अगर अवध का नवाब रुहेलखंड पर आक्रमण करता है तो अंग्रेजी सेना उसे सैनिक सहायता देगी,
और इस सैनिक सहायता के बदले में अवध का नवाब उन्हें 50 लाख रुपए देगा। तो जब ये ट्रीटी हो जाती है बनारस में, तो अवध की सेना और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर्नल चैंपियन कर रहे थे। कर्नल चैंपियन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और अवध सेना रोहिलखंड पर आक्रमण करती है 17 अप्रैल 1774 को। 23 अप्रैल 1774 को मीरनपुर कटरा में एक निर्णायक युद्ध होता है और इस युद्ध में रोहिल्ला हार जाते हैं। हाफिज रहमत खान मारा जाता है उस युद्ध में। इसके बाद जो रोहिलखंड का क्षेत्र था वो अवध के क्षेत्र में मिला लिया गया। उसका मेजर पोर्शन, रोहिलखंड का मेजर पोर्शन अवध के क्षेत्र में मिला लिया गया। एक छोटी सी टेरिटरी रोहिलखंड की, एक छोटा सा पार्ट, रामपुर के इर्द गिर्द का एक छोटा सा पार्ट रोहिलखंड का, ये रोहिल्लों को वापस कर दिया गया था। और रोहिल्लों का नवाब जो था फैजुल्ला खान था, ये फैजुल्ला खान को वापस कर दिया गया और इस छोटे से क्षेत्र, रामपुर वाले क्षेत्र में रोहिल्लों को रहने दिया गया। ये अक्टूबर 1774 में एक संधि के द्वारा ये क्षेत्र जो है फैजुल्ला खान को दिया जाता है, रामपुर वाला क्षेत्र। बाकी जो मेजर पोर्शन था रोहिलखंड का वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला को सुपुर्द कर दिया जाता है। काफी बड़ी मात्रा में रोहिलों को इस क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया जाता है। अफगानों को, रोहिल्ला अफगान ट्राइब थे, तो इनको इस क्षेत्र से काफी बड़ी मात्रा में खदेड़ दिया जाता है। तो इस युद्ध के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स को दोष दिया जाता है, उसे क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि रोहिलखंड या रोहिलों ने किसी भी प्रकार से अंग्रेजों को क्षति नहीं पहुंचाई थी, तो फिर क्यों अंग्रेजों ने उसके खिलाफ एक सैनिक सहायता दी अवध को। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने समर्थन में ये तर्क दिया कि जो इलाहाबाद की संधि थी उसके अनुसार क्लाइव ने यह वादा किया था कि जब भी अवध को सैनिक सहायता की आवश्यकता होगी, अंग्रेजी सेना उसे सैनिक सहायता देगी और इसके बदले में एनुअल पेमेंट अवध का नवाब उन लोगों को कर रहा था। सेना की देखरेख में जो भी खर्चा हो रहा था उसके लिए एनुअल पेमेंट अवध का नवाब उन्हें दे रहा था। तो अवध के नवाब ने अगर रोहिलखंड पर आक्रमण किया तो उन्हें उनका समर्थन देना ही था। दूसरा, उसने कहा कि जो संधि हुई थी रोहिलखंड के हाफिज रहमत खान और अवध के नवाब के बीच में 17 जून 1772 में, उसमें सर रॉबर्ट बार्कर ने एक विटनेस के रूप में साइन किया था। और जब हाफिज रहमत खान ने पैसा देने से मना कर दिया अवध के नवाब को, तो एक विटनेस के रूप में अंग्रेजी सेना के एक अधिकारी ने जब साइन किया था, तो ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि अब वो अवध के नवाब की मदद करें रोहिलखंड पर आक्रमण करने में और हाफिज रहमत खान को सजा दिलाने में। तो ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी उस संधि के हिसाब से। इस वजह से वॉरेन हेस्टिंग्स ने उन्हें सहायता दी। लेकिन हाफिज रहमत खान ने जो तर्क दिया था पैसे ना देने का, वो भी किसी तरह से गलत नहीं था। उसने कहा कि मराठा इन्वेजन हुआ नहीं और मराठा केवल रोहिलखंड की सीमा तक आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, तो मराठों का दमन तो हुआ नहीं था। जिस प्रकार उन्होंने 1773 में रोहिलखंड की सीमा पर डेरा डाला था, हो सकता है अगले साल फिर से वो रोहिलखंड की सीमा पर डेरा डाले। तो इस प्रकार वो कब तक 40 लाख रुपए हर बार तो वो दे नहीं पाएगा हाफिज रहमत खान। तो इस वजह से हाफिज रहमत खान ने उसे मना कर दिया। कहा कि अगर युद्ध हुआ होता तब तो वो पैसे देता, लेकिन जब युद्ध हुआ ही नहीं तो पैसे क्यों दे वो। इस तरह तो वो हर साल आक्रमण करेंगे, यहाँ पर डेरा डालेंगे और चले जाएंगे और हर बार उसे 40 लाख देना होगा, तो ये सही नहीं था। वॉरेन हेस्टिंग्स को इस टाइम पैसे की जरूरत थी, क्योंकि इसी के बाद मराठा और एंग्लो मराठा वॉर होता है, आंग्ल मराठा युद्ध होता है, तो उसे पैसे की आवश्यकता होती है और
उसे जैसे भी सही लगता है वो पैसा उस प्रकार प्राप्त करना चाहता है। और चूंकि अवध का जो क्षेत्र था वो क्लाइव की ही नीति थी कि अवध के क्षेत्र को एक बफर स्टेट, एक सहायक राज्य के रूप में इसको रखा जाए, क्योंकि अवध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा था। और वॉरेन हेस्टिंग्स को यह भय था कि अगर मराठा रोहेलों के साथ मिल जाए, इस समय शाह आलम को तो उन्होंने अपने पक्ष में कर ही लिया था, और अगर रोहेलों को भी वो अपने पक्ष में कर लें और एक ज्वाइंट रोहेला मराठा युद्ध हो अवध के शासक के खिलाफ, तो अवध का नवाब इस युद्ध में हार सकता है। एक तरफ से रोहेलखंड, एक तरफ से मराठा, तो रोहेलों और मराठा का अगर ज्वाइंट इन्वेजन अवध के ऊपर होता है तो हो सकता था कि अवध का नवाब हार जाता और अवध का क्षेत्र मराठा इन्फ्लुएंस में आ जाता। तो अवध से सटा हुआ क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा का था। तो अगर ऐसा कुछ होता तो नेक्स्ट खतरा जो था वो अंग्रेजी क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर होता, और इसी कारण उसने अवध की सहायता की, सैनिक सहायता की। अवध को वो एक बफर स्टेट के रूप में लेना चाहता, अवध को एक बफर स्टेट के रूप में वो देखता था, एक सहायक राज्य के रूप में देखता था, और इसी कारण उसने उसकी सैनिक सहायता की थी। इस युद्ध के बाद अवध का जो सीमा था वो रोहिलखंड की सीमा तक विस्तृत हो गया, और अब अवध की सीमा सुरक्षित हो चुकी थी नॉर्थ वेस्ट से। अब उसे अफगान का भय नहीं था। तो ये था रोहिल्ला युद्ध और उसकी पॉलिसी, जिसकी आलोचना वॉरेन हेस्टिंग्स की इसी युद्ध के लिए आलोचना भी की जाती है कि रोहिलखंड के क्षेत्र में जिसने रोहिलों ने उसे किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाई थी, उसे उसने क्यों हानि पहुंचाई। एक जस्टिफिकेशन जो वॉरेन हेस्टिंग्स के समर्थक देते हैं वो ये कहते हैं कि रोहिलखंड में रोहेलों का आधिपत्य पहले से नहीं था। 18वीं शताब्दी के मध्य में ही रोहिलखंड में रोहेलों का आधिपत्य होता है। तो करीब 25-30 साल पहले ही रोहिलखंड वाले क्षेत्र पे रोहेलों का आधिपत्य होता है। इससे पहले यह क्षेत्र जो था वो अवध के नवाब के अंडर में ही था, और इस वजह से रोहेलों का इस क्षेत्र पर आधिपत्य नहीं था, जस्टिफाइड नहीं था। लेकिन अगर इस तर्क की भी हम लोग आलोचना करें तो 25-30 साल पहले तो अंग्रेजी सेना का भी बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कोई आधिपत्य नहीं था, उन्होंने भी इस पर कब्जा किया हुआ था। तो अगर इस तर्क का भी हम लोग आलोचना करें तो ये तर्क भी गलत ही था कि इस वजह से रोहिलखंड पर आक्रमण करना नैतिक रूप से सही था, तो ये तर्क भी गलत था। कुल मिलाकर हेस्टिंग्स को पैसे की आवश्यकता थी, और इसी कारण उसने अवध के नवाब को सैनिक सहायता दी, और इसके बदले में अवध के नवाब ने जैसा प्रॉमिस किया था वैसा उसको पेमेंट भी किया। तो ये रोहिला युद्ध था। अब 5 मिनट्स बचे हैं। मैंने सोचा था चेत सिंह वाला भी आज कंप्लीट कर लूं, लेकिन इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में या कमेंट करके।